गुड मॉर्निंग क्लास। स्टार्ट करते हैं अपन। नेक्स्ट कंटिन्यू विद द लास्ट पॉइंट अपन ने पढ़ा था सबऑर्डिनेटेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। ये अपन ने डिस्कस किया था, मैंने जो नोट्स भेजे थे उसमें से। तो थोड़ा सा क्या है, ये कुछ पॉइंट है जिनमें अपन सारी डिटेल देखेंगे। तो इसके अंदर आपको नोट्स में बुक के छोटे छोटे लाइन रहेगी, इसलिए नोट्स तो इसका बना नहीं सकता मैं। तो 3-3, 4-4 लाइन के ये पॉइंट है, तो इनमें से आप उतार लेना। देखो क्या बोल रहा है रेम्यूनरेशन। अब इसमें से 4 लाइनों में से क्या, तो इसमें से नोट्स बनाई, सारी चीज़ें ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो हेनरी फ्यूल ने क्या कहा, फ्यूल एडवोकेट दैट द रेम्यूनरेशन एंड कंपनसेशन ऑफ वर्क डन शुड बी फेयर, जस्ट एंड इक्विटेबल। इसने क्या बोला है कि फ्यूल ने ये कहा है कि जो रेम्यूनरेशन और कंपनसेशन ऑफ द वर्क डन शुड बी फेयर, ये कह रहा है कि हमने जो काम किया है, लेबरों ने काम जो किया है, वो इक्विटेबल होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, जो भी आप उसके बदले में दे रहे हो, टू बोथ एम्प्लॉय एंड ऑर्गेनाइजेशन, दोनों के लिए। इट मस्ट बी एडिक्वेट इनफ, ये बराबर होना चाहिए, टू लीड ए रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ फॉर ए एम्प्लॉय एंड विद इन द पेइंग द कैपेसिटी ऑफ द एम्प्लॉयर। ये इतना होना चाहिए कि उसका काम चल जाए। ऐसे नहीं कि आप उसका, जैसे अर्जाना अपने 500 रुपये होता है, आपने 200 रुपये दे दिए, तो 300 रुपये उसको कम दे रहे हो। तो इट मस्ट बी एडुकेट, मतलब पर्याप्त मात्रा में, इनफ टू लीड ए रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ फॉर द एम्प्लॉयज एंड विद इन द पेइंग कैपेसिटी ऑफ द एम्प्लॉयर। दिस विल रिजल्ट इन कोग्नियल रिलेशनशिप बिटवीन वर्कर एंड मैनेजमेंट। दिस विल, इससे क्या होगा, फायदा होगा, कोग्नियल रिलेशनशिप बिटवीन द वर्कर एंड कैपेसिटी ऑफ द एम्प्लॉयर। हमारे बीच के अंदर जो है ना, वो अच्छा वातावरण बना रहेगा, अच्छा इन्वायरमेंट बना रहेगा। दिस विल रिजल्ट द कोग्नियल रिलेशनशिप, अच्छा रिजल्ट बना रहेगा। हाई कमिटमेंट ऑफ द वर्कर टुवर्ड ऑर्गेनाइजेशन एटसेट्रा। इफ द अबव प्रिंसिपल इज वायलेटेड, अगर ये प्रिंसिपल टूटता है, इट मे लीड टू कॉन्फ्लिक्ट, तो इसमें क्या होगा, मनमुटाव आता है। जो हमारे एम्प्लॉयर होते हैं, काम करने वाले, करवाने वाले और करने वाले एम्प्लॉयज़, बिटवीन द वर्कर टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट हो जाते हैं, क्योंकि उनको टाइम पे पैसा नहीं मिल रहा है। तो इट मे बी लीड टू कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द ओनर एंड एम्प्लॉय, पुअर अटेंडेंस ऑफ द वर्कर, और लोग धीरे धीरे वहाँ से छटनी होने लग जाते हैं। तो इस पॉइंट में क्या कहना चाहता है, हेनरी फ्यूल ने ये कहा है कि किसी भी टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले व्यक्ति को जो उसने काम किया उसके बदले में एडिक्वेट, पर्याप्त मात्रा में, टाइमली उसको पेमेंट या कमीशन मिलना चाहिए। अगर वो कमीशन या पेमेंट आप नहीं देते हो, इट मीन्स देयर विल बी कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय, वर्कर और ओनर। पॉइंट नंबर 8, सेंट्रलाइजेशन। अकॉर्डिंग टू फ्यूल, देयर इज ए नीड टू बैलेंस सबऑर्डिनेट involvement through decentralization with the managers relations of the final authority through the centralization। ये क्या है कि इसने ये कहा है कि काम को हमें बांटना है बहुत सारे वर्गों में, थ्रू डिसेंट्रलाइजेशन विद मैनेजर रिलेशन, रिटेंशन ऑफ द फाइनल अथॉरिटी थ्रू द कैपिटलाइजेशन, ताकि, और जो मेन लीड रखनी है वो उसको सेंट्रलाइज करना है। फ्यूल बिलीव दैट टॉप मैनेजमेंट शुड रिटेन फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये कह रहा है कि लास्ट में रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास होनी चाहिए, मेन होनी चाहिए टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास, बट शुड एट द सेम टाइम गिव दियर सबऑर्डिनेट इनफ अथॉरिटी टू डू द वर्क जॉब प्रॉपरली। और नीचे के काम करने वाले व्यक्तियों को भी क्या होना चाहिए, इनफ टाइम देना चाहिए, इनफ उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी देनी चाहिए। दस, ए बैलेंस बिटवीन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन शुड बी मेंटेन, ताकि सेंट्रलाइज, जैसे अपने देश के अंदर क्या होता है बेटा, सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे देश को कवर करता है, बट उसमें डिसेंट्रलाइजेशन किया हुआ है, अलग अलग स्टेट की अलग अलग सरकार बनी हुई है। दस, ए बैलेंस बिटवीन सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन शुड बी मेंटेन इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन इज प्रीफर्ड ओवर सेंट्रलाइजेशन। और इन लार्ज, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में डिसेंट्रलाइजेशन को प्रीफर किया जाता है, इन प्रीफर ओवर द सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन वहाँ नहीं चलता है, क्योंकि बेटा अगर काम बहुत बड़ा होता है तो अलग अलग उनको सेंटर बनाने पड़ते हैं। तो एक सेंटर को टुकड़ों में सेंटर बना देना, उसको डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है। अब पॉइंट नंबर 9, स्केलर चेन और हायरार्की ऑफ अथॉरिटी। अथॉरिटी का मतलब नीचे, ऊपर से नीचे है, नीचे से ऊपर काम का बंटावा होना, काम कैसे डिवाइडेशन होता है। तो देखो आराम से, बहुत ईजी, हार्ड नहीं है। स्केलर चेन रेफर द चेन ऑफ कम्युनिकेशन, कि कम्युनिकेशन कैसे, जैसे जी से ए और नीचे से क्यू से ए जा रहा है। एंड कमांड, ऊपर से कमांड आती है, वेरिएंट, जैसे आप
अपनी प्रॉब्लम आपके पेरेंट्स, आप लोग हमारे थ्रू प्रिंसिपल तक पहुंचाते हैं, और जो आदेश आते हैं वो प्रिंसिपल से आते हैं। तो वे मैनेजर हैज़ टू कम्युनिकेट with his immediate subordinate superior or in normal situation. In other words, all communication must be routed through each authority along this line of authority. Fayol realized that sometime it become essential to cut short the chain. फ्योल ने कहा है, रियलाइज किया है, सम टाइम इट बिकम, ये बन जाती है एसेंशियल टू कट शॉर्ट, कभी कभी शॉर्ट में भी हो जाता है, द चेन ऑफ द कमांड, और टू डिपार्ट फ्रॉम द प्रिस्क्राइब्ड रूट। कभी कभी क्या होता है, ये बीच वाले गायब हो जाते हैं, सपोज करो जी ने डायरेक्ट एक को बात बोल दी, हो जाता है, विथ ए टू इंश्योर फास्ट एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए। जैसे छुट्टी है तो भैया किसी को कहना है, जो नहीं नोटिस बोर्ड पे लगा दो, सबको एक साथ इन्फॉर्मेशन देती है कि कल की छुट्टी है। इन सच ए केस गैंग प्लैंक शुड बी यूज। इसमें क्या होता है, गैंग में आवाज़ दी जाती है, ग्रुप में कोई बात छोड़ दी जाती है, वो ऑटोमेटिक फैल जाती है। फ्यूल गैंग प्लैंक अलाउड टू इंडिविजुअल्स एट सेम लेवल टू डील डायरेक्टली विथ ईच अदर ड्यूरिंग emergencies. Fuel's gangplank concept is shown in a figure given. जैसे ये है, यहाँ पे एक गैंग ने छोड़ी बात, सारी एक साथ फैल गई यहाँ पे, तो अलग अलग चैनल नहीं बनाया गया, ऐसे चैनल नहीं बनाया गया। ये लो, ये चैनल होता है कायदे से, ऐसे बात आनी चाहिए, ऐसे आनी चाहिए इनके थ्रू। अब इसके नीचे काम करने वाले हैं बहुत सारे, इसके नीचे काम करने वाले बहुत सारे, इसके नीचे काम करने वाले बहुत सारे, इसके ऐसे आने चाहिए। लेकिन इन्होंने क्या किया, इधर से और इधर से। ये आपके किसका एग्जांपल दिया है, गैंग प्लैंक कंसेप्ट का दिया है एग्जांपल, ठीक है। अब चलते हैं अपन आगे। पॉइंट कौन सा ऑर्डर, प्रिंसिपल है 10th ऑर्डर। द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, the principle of order state that there should be a place for everything. There should be a place of everything and for every person. The principle of order state that there should be place, एक जगह होनी चाहिए, for एक आदमी की एक जगह होती है। इसने कहा है कि हर व्यक्ति का एक स्टेटस होता है। जैसे आप स्टूडेंट हो तो अपने आप में एक मायना रखते हो, हम टीचर हो तो हमारी जगह, हमारी अलग वैल्यू है, प्रिंसिपल सर की अलग जगह है। तो एट द सेम टाइम एवरीथिंग एंड एवरी पर्सन शुड बी इन देयर प्लेस। वो हर जगह, हर व्यक्ति अपना रोल फॉलो करता है या प्ले करता है। इन अदर वर्ड, मटेरियल एंड पीपल शुड बी इन द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। ये कह रहा है कि जो भी व्यक्ति लगे हैं, आदमी लगे हैं, सामान लगा, वो राइट जगह पे राइट समय पे होना चाहिए। पीपल शुड बी असाइंड द जॉब दैट आर बेस्ट सुटेड टू देम। अच्छे व्यक्ति को अच्छी जगह पे लगाना चाहिए। फ्यूल बिलीव दैट दिस काइंड ऑफ द मटेरियल एंड ह्यूमन ऑर्डर डिमांड प्रीशियस नॉलेज ऑफ द ह्यूमन रिक्वायरमेंट एंड रिसोर्सेज एंड टू कंस्टेंट बैलेंस बिटवीन दीज रिक्वायरमेंट। ये कह रहा है कि देखो कौन सा सामान की क्वालिटी किस जगह चाहिए, कौन से व्यक्ति की क्या स्किल है, क्या इफेक्टिवनेस में वो काम कर सकता है, नहीं कर सकता है, ये सारी चीज़ें एनालिसिस करके हमें राइट टाइम पे, राइट प्लेस पे और राइट व्यक्ति को अपन को देना चाहिए। ये ऑर्डर का मतलब सीक्वेंस के लिए बोला है। ये ऑर्डर का मतलब एक क्रम, यहाँ पे क्रम के लिए यूज किया गया। इक्विटी, समानता। अकॉर्डिंग टू फ्यूल, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी इम्प्लाई दैट द एम्प्लॉय शुड बी डील इन काइंड जस्ट ऑफ फेयर मैनर। ये कहना समानता, सबको फेयर यूज करना चाहिए, ऐसे नहीं भेदभाव हो। इट रेफर द फेयर प्ले, जस्टिस, न्याय, फ्रेंडलीनेस, नो डिस्क्रिमिनेशन शुड बी डन अमोंग द वर्कर। अब वर्कर के बीच में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार का मनमुटाव नहीं होना चाहिए। इक्विटी ब्रिंग लॉयल्टी। अगर समानता है, जैसे हर व्यक्ति को समान माना जाए, हर एम्प्लॉय को, हर वर्कर को बराबर तवज्जो दिया जाए, तो इसमें क्या होगा, इक्विटी ब्रिंग लॉयल्टी, उससे बिजनेस की लॉयल्टी बढ़ती है और फोस्टर्स गुड एम्प्लॉय रिलेशन, और अच्छे रिलेशनशिप बनते हैं। तो ये बात इसने कहना चाहता है। बात करते हैं अपन 12th, सुटेबिलिटी ऑफ पर्सोनल। सुटेबिलिटी ऑफ पर्सोनल, सुटेबिलिटी ऑफ पर्सोनल। मैनेजमेंट मस्ट टेक ड्यू केयर एट द टाइम ऑफ सेलेक्टिंग एंड अपॉइंटिंग द एम्प्लॉय इन ऑर्गेनाइजेशन। इसने क्या बोला है, देखो यहाँ पे पर्सोनलिटी का मतलब आ गया, व्यक्तियों से रिलेटेड आ गया। पर्सोनल का मतलब होता है HR, ह्यूमन रिसोर्सेज। तो स्टेबिलिटी, सॉरी सुटेबिलिटी मैंने गलत बोल दिया है। स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल का मतलब होता है कि व्यक्ति टिके हुए रहने चाहिए। जो व्यक्ति कहाँ से नहीं कि जैसे 6 महीने किसी और ने पढ़ाया, फिर 6 महीने किसी ने और ने पढ़ाया, तो इसमें तो अपना रिजल्ट का नुकसान हो जाएगा। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी व्यक्ति काम करता है तो थोड़ा सा उसको समय देना चाहिए।
तो मैनेजमेंट मस्ट टेक ड्यू केयर एट द टाइम ऑफ द सिलेक्टिंग एंड अपॉइंटिंग द एम्प्लॉय। ये कह रहा है कि मैनेजमेंट को बहुत ही ध्यान देना चाहिए जब वो सेलेक्ट कर रहे हैं और अपॉइंट कर रहे हैं किसी व्यक्ति को। वंस दे आर सिलेक्टेड, अगर वो एक बार सेलेक्ट हो गए तो मैनेजमेंट मस्ट इंश्योर दैट एम्प्लॉय शुड बी कीप्ड एट देयर पोजीशन फॉर ए रीजनेबल टाइम पीरियड। मैनेजमेंट शुड नॉट शिफ्ट एम्प्लॉय फ्रॉम वन जॉब टू अनदर जॉब। एक जॉब से दूसरे जॉब में शिफ्ट नहीं हो सकते। अकॉर्डिंग टू फ्यूल एम्प्लॉय टर्नओवर शुड बी मिनिमाइज टू मेंटेन द ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंसी। और एम्प्लॉय का जो टर्नओवर है ना, टर्नओवर मतलब आना और जाना, छोड़ना, नए व्यक्ति आते हैं डेली छोड़ के चले जाते हैं, वो कम से कम होना चाहिए। और दिस प्रिंसिपल गिव द एडवांटेज ऑफ सेविंग कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग, उसमें ट्रेनिंग बच जाएगी। इंक्रीजिंग सेटिस्फेक्शन ऑफ द एम्प्लॉय, सेटिस्फाई रहेंगे, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा नए व्यक्तियों को कम लेना चाहिए या अगर लिए हुए हैं तो उनको टिका के रखना चाहिए, सूटेबल या स्टेबल रखना चाहिए। पॉइंट नंबर 13, इनिशिएटिव। अकॉर्डिंग टू फ्यूल वर्कर शुड बी इनकरेज का मतलब साहस, इनिशिएट का मतलब आगे आना, इनिशिएट का मतलब आगे करना, मतलब हर व्यक्ति मोटिवेट होना चाहिए कि मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू। तो टू डेवलप एंड कैरिंग आउट देयर प्लान एंड इम्प्रूवमेंट। दिस फ्रीडम में इंकरेज, ये फ्रीडम इंकरेज करती है एंड इंस्पायर सबोर्डिनेट को इंस्पायर करती है टू इनिशिएट न्यू थिंग्स। इन दिस इज टर्न विल फोस्टर क्रिएटिव आइडिया फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रोवाइड द सेटिस्फेक्शन ऑफ द एम्प्लॉय। इससे क्या होगा, नए लोग हैं या जो आदमी है वो आगे आएंगे काम करने के लिए, उनकी इच्छा होगी नई चीज़ काम करने की। ठीक है, अब लास्ट अपना पॉइंट है एस्पिरिट डी क्रो। इसका क्या मतलब है, देखो, दिस प्रिंसिपल स्टेट दैट मैनेजर शुड प्रमोट स्पिरिट। स्पिरिट का मतलब होता है अंदर की आत्मा ऑफ द टीम। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं स्पिरिट ऑफ टीम वर्क, एक साथ काम करने की भावना, एंड कॉरपोरेशन एंड ए सेंस ऑफ यूनिटी। इसका दूसरा नाम ये भी है, सेंस ऑफ यूनिटी अमोंग द एम्प्लॉय। अकॉर्डिंग टू फ्यूल मैनेजमेंट शुड रिप्लेस द वर्ड आई विथ वी, और आई और वी यूज करना बंद कर दो। किसकी आई की जगह क्या यूज करना कर दो, वी। मैं नहीं, हम। वाइल डीलिंग विद द वर्कर, जब आप काम कर रहे हो तो हम वर्ड यूज करो। इसका मतलब हम लोगों को सबको साथ में लेकर चलना, स्पिरिट कहलाता है। स्पिरिट डी क्रो, साथ में काम करना। सॉरी, दिस प्रिंसिपल एडवोकेट दैट देयर यूनियन इज स्ट्रेंथ एंड सो इट इज अ टीम वर्क। इसको टीम वर्क कहलाता है। टीम स्पिरिट एंड सेंस ऑफ यूनिटी एंड टुगेदरनेस शुड बी फोस्ट्रेटेड एंड एडमिनिस्ट्रेटेड इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो कहने का मतलब क्या है कि सभी मिलकर अगर अपन काम करते हैं तो अच्छा काम होगा, बेस्ट काम होगा, परफॉर्मेंस अच्छी दे पाएंगे। तो इसका मतलब गया यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डिमांड, यूनिटी ऑफ वर्कनेस, यूनिटी ऑफ सेंस ऑफ यूनिटी, स्पिरिट ऑफ टीम, ऑल दीज आर इंक्लूड इन। तो कुल मिला के अपने 14 पॉइंट देखे थे। हमने 14 को एक बार मैं दोबारा रिविजन करा देता हूँ आपका। पहला, डिवीजन ऑफ वर्क, काम को बांटना और स्पेशलाइजेशन, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, दिशा देना, कमांड देना, डिसिप्लिन रखना, अथॉरिटी। और फिर आगे चलते हैं इसके अंदर सबऑर्डिनेट और इंडिविजुअल इंटरेस्ट और जनरल इंटरेस्ट। उसके बाद में आपका दिया हुआ रेम्यूनरेशन, सेंट्रलाइजेशन, स्केलर और हायरार्की ऑफ अथॉरिटी, काम का कम्युनिकेशन से रिलेटेड हो गया ये। फिर आपका ऑर्डर कैसे दिया जाता है, क्रम कैसे हो, हर व्यक्ति का अलग अलग क्रम होता है, उसको उसी हिसाब से राइट टाइम पे राइट प्लेस। देखो ये वाली लाइन मोस्ट इम्पोर्टेंट, राइट प्लेस राइट टाइम। इक्विटी, सुटेबिलिटी और स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनिल, इनिशिएटिव और एस्पिरिट डी क्रो, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रख के 14 पॉइंट आपको करने हैं। तो इनको अगर आप लिखना है तो मैं इनके साथ मैं आपको नोट्स भी भेज दूँगा। थैंक यू।